Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yatnesh. यूजीसी नेट जीआरएफ सेट इन सोशल वर्क के सीरीज में आज हम एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं एंड इट इज रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द यूजीसी नेट 2024 जून सेशन के लिए। और इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी करना है, कौन सी कैटेगरी किस तरह से सिलेक्ट करना है, रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जीआरएफ और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और रिसेंट जो चेंजेस किया हुआ है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। सो आप देख सकते हो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे इन्होंने पब्लिक नोटिस में ऑलरेडी एक पब्लिक नोटिस अपलोड की हुई है। तो पब्लिक नोटिस में क्या बताया गया है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ है, 20 अप्रैल से ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट क्या है, 10th ऑफ मई है। ठीक है। और कितने सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी होने वाली है, फॉर 83 सब्जेक्ट्स। और अभी जो रिसेंट चेंजेस किया हुआ है, जैसे फॉर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जीआरएफ के लिए भी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर एडमिशन टू पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ठीक है। और शेड्यूल इन्होंने यहाँ पे इस पब्लिक नोटिस में दिया हुआ है। ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्टली 16 जून से होगा और सेंटर डेट एंड शिफ्ट क्या है एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस फॉर अनरिजर्व 1150, जनरल ईडब्ल्यूडीएस ओबीसी एनसीएल 600, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर ₹325। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम आगे पढ़ लेंगे ब्रोशर में। ठीक है। जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट की यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जून 2024 क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा बुलेटिन आ जाएगा। आप डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी एक बार हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली कुछ चेंजेस जो किया हुआ है यूजीसी ने, उसके बारे में इस इन्फॉर्मेशन के बुलेटिन में एक बार देख लेंगे। ठीक है। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एक टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है। चेंजेस है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने रिसेंट चेंजेस किया हुआ है कि यूजीसी नेट इज टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप किसके लिए होता है, जो पीएचडी एडमिशन कर चुका है उनके पीएचडी के दौरान जो स्टाइपेंड मिलता है वो होता है जीआरएफ। और एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। एलिजिबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन होने वाली है, एक तो तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है क्वालिफिकेशन। पहली कैटेगरी है अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब यानी जो भी एप्लीकेंट इस फर्स्ट कैटेगरी को चूज करता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस तो वो ऑटोमेटिकली अदर जो क्राइटेरियाज है या एलिजिबिलिटी है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाता है। यानी जीआरएफ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, कैटेगरी 1 आप सिलेक्ट करते हो तो। उसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे एज वेल एज फॉर पीएचडी। कैटेगरी 2 है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो ये जो कैटेगरी 2 है ये मोस्टली जिनका एज 30 ईयर से ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं जीआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया है। एज 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर जीआरएफ। 30 के अबाव हो गए तो आपको जीआरएफ नहीं मिलेगी। तो ये कैटेगरी 2 के लिए वो मोस्टली लोग यहाँ पे कैटेगरी 2 सिलेक्ट होता है, या ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो ऑटोमेटिकली जो भी एनटीए वगैरह फॉर्म ये करवाती है, यूजीसी करवाती है, उसका एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। जैसे आप बर्थडे डाल देते हो, अगर आपका एज 30 से ऊपर होता है तो ये कैटेगरी 1 तो आपको मिलेगा ही नहीं। आप कैटेगरी 2 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। अगर आपका एज 30 से नीचे है तो तीनों कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। The GRF qualified candidates are admitted into the PhD program based on interview as per the UGC regulations 2022. UGC NET under category 2 and 3 can be used as an entrance test for PhD admission in place of entrance tests conducted by different universities, higher education institutions for admissions to PhD.
ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने अपने लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट करवाते थे, यानी पेट वगैरह करवाया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए यूजीसी नेट ने एक नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंडर ही पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से ये जो भी स्कोर होगा इसके बेसिस पे आप अप्लाई करके बस इंटरव्यू दे सकते हो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कुछ 70 या 80% आपका स्कोर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ठीक है, marks obtained in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based in the performance in the interview। यानी अगर आप पीएचडी के लिए करना चाहते हो तो आपको 70% आपका नेट में स्कोर होना जरूरी है, यानी 300 में से 70% मार्क्स आपका आना जरूरी है। Admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview via voice। ठीक है, for admission to PhD the marks obtained in the NET by the candidates in the category 2 and category 3 will be valid for period of 1 year from the date of declaration of the result of UGC NET। ठीक है, यानी जो कैटेगरी 2 और 3 जिनके पास JRF नहीं है उनकी वैलिडिटी क्या होगी, ओनली टिल 1 year। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल, परसेंटेज में डिक्लेयर होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी ओनली विल बी डिसाइड बाय द रिजल्ट कमेटी। तो वो रिजल्ट कमेटी के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, जो बाकी जो फेलोशिप्स वगैरह वो आप बाद में इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जो भी एस्पायर करना चाहते हैं अदर जो नेशनल फेलोशिप्स है उसके लिए। ठीक है, अब क्या हुआ है 2023 तक दिसंबर सेशन तक एनटीए यूजीसी के जो भी जितने भी एग्जाम्स होते थे नेट के दिसंबर या जून सेशंस के, वो कहीं ना कहीं सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता था। पर इस साल से जून 2024 सेशन से इट विल बी पेपर एंड पेन होगा, यानी आपको पेपर दिया जाएगा मोस्टली जो रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड होते हैं ओएमआर बेस्ड, वैसे ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इस साल से। ठीक है, द एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड मोड ओनली। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, बोथ द पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पैटर्न कुछ बदला नहीं है, 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट्स। ठीक है, टोटल 300 मार्क्स पेपर, 50 फॉर पेपर 1 और 52 पेपर 2, वो जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब सिलेबस वगैरह आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो यूजीसी के आपके। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब मीडियम फॉर क्वेश्चन पेपर आपको सिलेक्ट करना है, एक तो इंग्लिश एंड हिंदी होने वाला है। ठीक है, मार्किंग स्कीम 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, करंट के लिए 2 मार्क्स है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है, अब क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि जो जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री के दौरान। ठीक है, however those candidate qualify for admission to PhD only। अगर आप बस एडमिशन टू PhD क्वालिफाई होते हो तो डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी लिए क्या कट ऑफ निकलता है। ठीक है, इस बार 3 कैटेगरी है तो 3 कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ निकल सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट अब आगे देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। और एक इन्होंने बताया कि अगर आपके पास बैचलर 4th ईयर जो रिसेंट एनईपी की है 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, उसके हिसाब से अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली पीएचडी के लिए। देखो यहाँ पे बताया हुआ है एच रूल्स के ऊपर, द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड द 4 year 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale whether the grading system is followed। यानी आपके पास अगर 4 year बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और 75% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली पीएचडी के लिए। ठीक है, अंडर द मिनिमम रेगुलेशन एक्ट ऑफ पीएचडी 2022। ठीक है, the candidates qualifying for the NACE based on 4 year undergraduate will be eligible for the award of junior research fellowship। ठीक है, and for the PhD the candidates qualifying in the NET based on a 4 year undergraduate degree will not be eligible for the appointment as assistant professor। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 4 year बैचलर डिग्री है विद 75% मिनिमम मार्क्स तो आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, जीआरएफ के लिए एज वेल एज फॉर एडमिशन टू पीएचडी। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट एज एपी नहीं हो सकता। ठीक है,
अगर आप परस्यू कर रहे हो तो वही सेम रेगुलेशन अप्लाई हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं प्रोविजनल आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दी जाएगी। जीआरएफ के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने वैलिडिटी बताया, जीआरएफ रिसर्च फेलोशिप कितने साल तक आप ले सकते हो, आपको स्टाइपेंड कितने साल तक मिलता है। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ यूजीसी अंडर वेरियस स्कीम सब्जेक्ट टू देयर फाइंडिंग प्लेसमेंट्स इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर विल बी 3 years विथ इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर आपका जुलाई में आपको जीआरएफ का लेटर मिलता है तो आपका अराउंड 24 to 25, 25 to 26 जून यानी अगस्त 2027 तक आपका वैलिडिटी होगा जीआरएफ अवार्ड लेटर का। 3 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलते रहेगा उस, ठीक है, यूजीसी के थ्रू। अगर आपको जीआरएफ नहीं चाहिए और आपको बाकी फेलोशिप भी अप्लाई करना है, नेशनल फेलोशिप के लिए ट्राई करना है, एस्पायर करना चाहते हो, वो आप डायरेक्टली कंसर्न मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज यहाँ पे अभी एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन बताया, तो जीआरएफ नॉट मोर देन 30 years हैज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। दैट इज अगर जून में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है तो 1/6 तक आपका 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, एज वेल एज फॉर पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन जो रेगुलर रिजर्वेशन होता है वही पॉलिसी रहेगी। 15% for SC candidates, 7.5% for ST candidates, 27 for OBC non NCL as per the central list, 10% for EWDS, 5% for the PWDs and 40% for more disability। ठीक है, अब प्रोविजन वगैरह इन्होंने बताया फॉर PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी आप स्क्राइब वगैरह चाहते हो तो उसके लिए भी आप अंडर द अंडर द प्रोविजन फॉर PWD के गाइडलाइंस के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हो। उस एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान मेंशन करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप दोबारा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो फॉर एनी चेंजेस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। प्रोविजन ऑफ आधार, द आधार इज only one of the type of identification and it is not mandatory। ठीक है, कैंडिडेट्स में ऑल्सो एंटर पासपोर्ट, राशन कार्ड नंबर, इलेक्शन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। वो एप्लीकेशन जून में एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो मई के या जून के फर्स्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड, जिनका भी एग्जामिनेशन होता है उसका 10 days या मोस्टली 5 to 10 days का पीरियड होता है, उसके बीच में एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इनिशियली हमें बताया कि एग्जाम किस तरह से पेपर पेन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक रेगुलेशंस बताया ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ठीक है, प्रोविजनल कीज वगैरह वो सब, आंसर कीज वगैरह वो एग्जाम के बाद पोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रिगार्डिंग रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड ऑल। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर क्या होता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट्स का, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इन्होंने बताया, कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली यूजीसी एनटीए को मेल कर सकते हो। 24/7 इनका क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम चलता है, वहाँ से आप डायरेक्टली भी मेल के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग एनेक्शर्स है, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कौन सा एनेक्शर आपको रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पेमेंट वगैरह इश्यूज होते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कंसर्न बैंक्स का। ठीक है, किसके थ्रू आप बैंकिंग या पेमेंट करना चाहते हो थ्रू आगे एप्लीकेशन प्रोसेस के। तो ठीक है, ये अलग अलग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो हमारा है सोशल वर्क, तो सब्जेक्ट कोड हमारा सब्जेक्ट कोड 10 है। ये एक बात को ध्यान रखना है कि सोशल वर्क को आप अप्लाई करते हो आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, 10 है। सोशल वर्क, ये देखो सोशल वर्क 73 सीरियल नंबर, सोशल वर्क सब्जेक्ट कोड 10 है। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर ऑन तो सबके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म का रेप्लिका बताया हुआ है कि किस तरह से फिल आप कर सकते हो। ठीक है,
इसको थोड़ा जूम करके देख लेंगे। और मेरे पास भी एक ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है एक कैंडिडेट का, वो भी मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एज अ सैम्पल कॉपी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने ऐसे है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करके चेक बॉक्स को टिक करके क्लिक हियर फॉर प्रोसीड करना होता है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है डे कैंडिडेट यूज आधार नंबर। आधार नंबर वगैरह आपका यूज़ करके आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक करते हो कि आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार, तो आधार को क्लिक करके आप यहाँ पे आधार कोड नंबर डाल के OTP को जनरेट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आधार कार्ड को नंबर आपको पता नहीं है, आपके पास नहीं है, तो पासपोर्ट या आधार जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका यूज़ करके आप प्रोफाइल अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद आपके सामने ऐसा आपका प्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी बेसिक डिटेल्स वगैरह आपको फिल करना है, ये आगे हम प्रोसीजर देख लेते हैं। ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर ईयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर या जो भी नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह डाल के आप OTP जनरेट करके आपका प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, अब बात होती है एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से हो रही हुआ है। तो ये एक सैम्पल कॉपी है इस साल की, देखो। तो बेसिक पर्सनल डिटेल्स में आपका कैंडिडेट नेम, आपका बर्थ एंड बर्थ डेट वगैरह आपका आता है। ठीक है, बर्थ डेट वगैरह आपको प्रॉपरली डालना है, आपका जो भी प्रॉपर बर्थ डेट है वो डालना है, क्योंकि उससे एज क्राइटेरिया आपका डिटरमाइन होने वाला है। ठीक है, कि आप उस पर्टिकुलर एलिजिबल उस कैटेगरी के लिए कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह आपको डालना है, परमानेंट एड्रेसेस भी डालना है, आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन डालना है। अगर आपका मास्टर्स डिग्री आप पास हो चुके हो तो यहाँ पे पास स्टेटस डालना है, कोस्टरी मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, वेदर इन फाइनल ईयर में हो तो आपको यहाँ पे अपेयरिंग के ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह डालना है। एडिशनल डिटेल्स में अगर आपका मास्टर्स हो चुका है, आप PhD में हो और आपके पास आप GRF के लिए ट्राई करना चाहते हो, आप उस पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया में फिट होते हो, तो आप एडिशनल डिटेल्स में PhD के डिटेल्स जा सकते हो कि यस आई एम करेंटली परसुइंग, ईयर ऑफ एडमिशन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे और एक है कि डू यू हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस इन PG, तो यस, मास्टर्स के दौरान अगर आपके पास रिसर्च थीसिस वगैरह आपने सबमिट किया रहेगा, आपके पास अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यस आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स आपको मेंशन करना है, तो ये ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, अवैध बर्थ डेट है कि फॉर एग्जांपल 1997 आपका बर्थ ईयर है, यानी अभी आप 27 एज के हो, यानी आप तीन ही कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे अपने आप। ठीक है, अगर आपका एज 30 से ज़्यादा है तो आप कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगी, यानी GRF के कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे, आप बस AP एज वेल एज PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको बस सिलेक्ट करना होता है। अगर आप 30 से ज़्यादा हो तो वो सिलेक्ट नहीं होता, वहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर GRF और दिस कैटेगरी। ठीक है, तो उसको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, वो उनका ऑलरेडी एल्गोरिदम ऐसे सेट किया हुआ है, कोई बग वगैरह इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर सोशल वर्क प्रॉपर मेंशन करना है, क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको मेंशन करना है, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स स्टेट सिटी नेम वगैरह प्रॉपरली मेंशन करना है। ठीक है, फोटो सिग्नेचर प्रॉपरली अपलोड करना है, फी पेमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस एप्लीकेशन प्रोसेस में। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है एप्लीकेशन भरते हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हो। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज आ रही है पेमेंट रिगार्डिंग या कुछ आपका प्रोसीजर, क्योंकि बहुत लोगों को जितना भी मैंने सुना हो मेरे सर्कल में या मेरे भी नेटवर्क्स में, उनका कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं एप्लीकेशन के दौरान, इनिशियल स्टेज में भी एप्लीकेशन के दौरान टेक्निकल इश्यूज आ रही है, तो आप डायरेक्टली UGC नेट के जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं या ईमेल आईडी दी हुआ है, उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूजन आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या फिल करना है, तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम या मेल आईडी। ठीक है, इसके सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हो, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।